नमस्कार। भारत की राजनीति में ना एक बहुत बड़ी उथल-पुथल होने की तैयारी चल रही है। एक ऐसा बदलाव जो सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो आज हम इसी उलझे हुए लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे की एक-एक परत को खोलेंगे। तो सवाल सीधा यही है, क्या भारत की संसद का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाला है? असल में कुछ ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र के पूरे ताने बाने को एक नई शक्ल दे सकते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है। इन नए बिलों का सबसे बड़ा असर ये होगा कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर सीधा 850 के करीब हो जाएंगी। अब ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असली कहानी सीटों के बढ़ने में नहीं बल्कि उनके बंटवारे में छुपी है। जी हाँ, असली कहानी इन नई सीटों के बंटवारे की है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत में सत्ता का एक नया नक्शा तैयार कर सकता है। एक ऐसा नक्शा जिसमें कुछ राज्य पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और कुछ की आवाज शायद पहले से कमजोर पड़ जाएगी। अब ये जो सीटों का नया बंटवारा होगा, उसका आधार बनाया जा रहा है 2011 की जनगणना को। और इसके पीछे तर्क ये है कि इससे एक वोट एक मूल्य का हमारा जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वो मजबूत होगा। पर मजे की बात यह है कि सारा विवाद ही यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत ही कह सकते हैं विस्फोटक मोड़ आता है। वो है उत्तर बनाम दक्षिण का गणित। ये नया फॉर्मूला आबादी के आधार पर कुछ राज्यों को विजेता बना रहा है और कुछ को हारने वाला, और इसी ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जरा इस पर नजर डालिए। अभी की बात करें तो हमारे 5 दक्षिणी राज्य हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन सबके पास मिलाकर लोकसभा की करीब 24.3% सीटें हैं। मतलब संसद में लगभग 1/4 आवाज इन्हीं राज्यों की है। लेकिन इस नए फॉर्मूले के लागू होते ही तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अनुमान यह है कि इन्हीं दक्षिणी राज्यों का कुल हिस्सा घटकर सिर्फ 20.7% रह जाएगा। मतलब कुल सीटें तो बढ़ेंगी, पर संसद में इनकी आवाज का वजन पहले से कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल उल्टी है। जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनका दबदबा और बढ़ने वाला है। उनका प्रतिनिधित्व आज के 38% से बढ़कर सीधा 43% तक पहुंच सकता है। ये बदलाव पावर के बैलेंस को पूरी तरह से उत्तर भारत की तरफ झुका देगा। ये आंकड़े देखिए, इनसे मामला और भी साफ हो जाता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश को करीब 13 और बिहार को 10 और सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ वो राज्य जिन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल करने में इतनी मेहनत की, जैसे केरल और तमिलनाडु, उन्हें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की एक तरह से सजा मिल रही है। उन्हें 8 से 11 सीटों का आनुपातिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? इन सारे बदलावों के पीछे एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं डीलिमिटेशन या परिसीमन। चलिए जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, डीलिमिटेशन का मतलब बहुत सीधा है। जैसे जैसे आबादी बदलती है, लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि हर सांसद लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे, ताकि हर एक वोट की कीमत बराबर हो। अब इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। भारत में ना पिछले 50 साल से सीटों के इस बंटवारे पर एक तरह की रोक लगी हुई है। पहले 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने और फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस पूरी प्रोसेस को 25-25 साल के लिए फ्रीज कर दिया था। और इसके पीछे वजह यह थी कि जो राज्य परिवार नियोजन अपना रहे हैं, उन्हें राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान ना हो। और यही फ्रीज अब 2026 में खत्म होने वाला है। और बस इसी फ्रेज के खत्म होने की आहट से यह सारा राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। जो आलोचक हैं, वो इस बदलाव के टाइमिंग और तरीके दोनों पर ही सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही इस मुद्दे से निपटने के लिए कई दूसरे रास्ते भी सामने रखे जा रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि सरकार इस डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को महिला आरक्षण बिल लागू करने से जोड़ रही है। आलोचकों का मानना है कि ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल है, क्योंकि जब मामला महिला आरक्षण जैसे एक प्रोग्रेसिव मुद्दे से जुड़ जाता है तो किसी भी पार्टी के लिए इसका विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पर दक्षिण भारत के नेताओं की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तो साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर उनके राज्य की राजनीतिक ताकत को कम करने की कोशिश हुई तो वो अपने हक के लिए वैसे ही लड़ेंगे जैसे 50 और 60 के दशक में लड़े थे।
तो क्या इसका कोई और हल नहीं है? बिल्कुल है। कई दूसरे विकल्प भी सुझाए गए हैं, जैसे कि सभी राज्यों के लिए सीटों का जो मौजूदा अनुपात है उसे ही बनाए रखा जाए, या फिर राज्यों के हक की रक्षा के लिए राज्यसभा को और ज्यादा मजबूत किया जाए। एक और बहुत ही दिलचस्प सुझाव ये भी आया है कि सीटों का बंटवारा सिर्फ आबादी के आधार पर क्यों हो, क्यों ना इसमें राज्य की आर्थिक परफॉर्मेंस मतलब जीडीपी को भी शामिल किया जाए। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर इस पूरे मामले में दांव पर लगा क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ सीटों का गणित नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है, भारत की राजनीति के भविष्य और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर पड़ सकता है। आलोचकों का जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि ये कदम भारत के संघीय ढांचे को हमेशा के लिए कमजोर कर सकता है। इससे उन दक्षिणी राज्यों की आवाज राजनीतिक गलियारों में और कम हो जाएगी, जो देश की इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान देते हैं, पर संसद में उनकी बात सुनने वाले कम हो जाएंगे। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, एक राष्ट्र एक वोट का जो सिद्धांत है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है, क्या वो आज भारत जैसे विविध देश को जोड़ने का काम करेगा या फिर तोड़ने का? क्या किसी राज्य के प्रतिनिधित्व का एकमात्र आधार सिर्फ उसकी आबादी को मान लेना हमारी एकता के लिए सही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में भारत की राजनीति की दिशा तय करेंगे।